नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद विपक्षी पार्टियों में अफरा तफरी का माहौल है, चाहे वो टीएमसी हो, शिवसेना हो, या अभी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के विधायक और सांसद भी अपने दल को छोड़कर एक नए दल में शामिल होने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भाजपा की ये कोई रणनीति है? निश्चित रूप से ये जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लोकसभा में पास करवाना है बीजेपी को, उसके लिए उसको ज़रूरी सांसद इकट्ठा करने हैं। लेकिन क्या यही कारण है कि बाकी दलों के विधायक और सांसद टूट रहे हैं, या ये कोई ट्रेंड चल गया है? अगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महानायक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, तो उसका कारण क्या है? चलिए कुछ पुरानी घटनाओं को याद करते हैं। सन 1999 अटल बिहारी वाजपेयी आम चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश की। पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी ने उनको अपना समर्थन देने का वादा किया था, परंतु कुछ मुद्दों पे मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। अटल जी को लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करनी थी। विश्वास परीक्षण हुआ, अटल जी की सरकार एक वोट से हार गई। अटल जी की सरकार को पूरा यकीन था और अटल जी को पूरा यकीन था कि बहुमत सिद्ध कर लेंगे, सरकार बहुमत में ही रहेगी। लेकिन उसमें कांग्रेस ने एक चाल चली। उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग, जो पहले लोकसभा के सदस्य थे परंतु उड़ीसा में मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित हो चुके थे। वस्तुतः जो व्यक्ति या जो नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है उसको संसद से अपनी सदस्यता छोड़नी होती है, लेकिन गिरधर गोमांग ने नहीं किया। गिरधर गोमांग ने संसद में भारतीय जनता पार्टी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विपक्ष में वोट दिया और उस विश्वास मत प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी एक वोट से हार गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 269 और विपक्ष को 270 वोट मिले। उस एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। शायद वो दंश भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सता रहा था। अटल जी का दुख, अटल जी ने अपने दुख को कुछ शब्दों में बयां किया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के उस समय के युवा नेता नरेंद्र मोदी ने इस बात को गांठ बांध लिया कि सरकार चलाने के लिए या हिंदुस्तान में या भारत में सरकार के लिए नंबर ही सब कुछ है, और उसकी परिणति आज दिख रही है। कारण वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद 2002 में नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बनना, और उसके बाद 2004 में जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की आई तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को हर तरह से परेशान करने की कोशिश की। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार को हर तरह से गिराने की कोशिश की, जितना यथासंभव हो सकता था उतना परेशान किया। नरेंद्र मोदी जी सीबीआई और अन्य जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थीं उनके कार्यालय में दिन भर उनका इंटरोगेशन होता था। इस बात ने शायद नरेंद्र मोदी को दिल से बहुत मजबूत राजनेता बना दिया। बहुत मजबूत, इतना मजबूत कि उन्होंने कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने की शपथ ले ली। और यही हाल कांग्रेस ने अपने दूसरे शासनकाल यानी कि 2009 से 2014 के बीच में अमित भाई शाह के साथ किया। अमित भाई शाह को गुजरात से तड़ी पार करके कांग्रेस ने सोचा कि अमित भाई शाह का करियर ख़त्म कर देंगे, लेकिन शायद वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पहली बार अमित भाई शाह गुजरात से बाहर निकले, देश में आए और उन्होंने देश की राजनीति को समझा। उन्होंने समझा कि देश को किस तरह से राजनीति करनी है, देश में किस तरह से राजनीति करनी है और देश को किस तरह से चलाना है। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने। यद्यपि उस दौरान उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए और वो बरी हुए, पूरी तरह से बरी हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म करना है। उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने। 2012 से 2014 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाके
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पैठ बनाई। उस समय बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निचले स्तर पे थी और नरेंद्र मोदी या अमित भाई साहब को पता था कि अगर केंद्र में सरकार बनानी है बीजेपी की तो उत्तर प्रदेश को तो जीतना ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें लोकसभा की आती हैं। नतीजा ये हुआ कि अमित भाई साहब ने अपनी पूरी पैठ उत्तर प्रदेश में बनाई और उसके बाद चुनाव में क्या रिजल्ट आया सभी जानते हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया 2014 लोकसभा इलेक्शन के लिए। उस इलेक्शन में मोदी का एक ही नारा था, कांग्रेस को ख़त्म करना, कांग्रेस मुक्त भारत। आप लोगों को याद होगा कांग्रेस मुक्त भारत। आज लोगों को ये बड़ा आसान सा नारा लगता है, लेकिन उस समय बहुत कठिन काम था। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक ही नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत। और उस समय जो सारे छोटे दलों ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था या भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, वो सब निशाने पे थे। आज उसकी परिणति दिख रही है। जो पार्टियां एक एक करके टूट रही हैं या जो पार्टियां टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हैं, वो सब कारण वहाँ से शुरू होता है। आज नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के बाद थोड़े कमज़ोर से लगते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बाकी जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विरोधी पार्टियों को नेस्तानाबूद कर दिया, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। चुनाव तो हारे ही, उसके बाद की सभी राज्य, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो अभी हाल ही में बंगाल हो, चुनाव हारने के बाद पार्टियां अपना वजूद बचाने में नाकाम रही हैं। जो जीते हुए सांसद विधायक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उतावले हो रहे हैं। पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये सोचना चाहिए, कांग्रेसियों को सोचना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए कि इसका क्या काट है। जब तक आम जनमानस में पैठ नहीं बनाई जाएगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है। इस दौरान मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने देश स्तर पर और विदेश स्तर पर कार्यों में भी सराहनीय काम किया, जिससे कि आम जनता में उनकी छवि और पुख्ता होती गई। आम जनमानस के दिल में मोदी जी उतरते गए और आज निर्विवाद रूप से मोदी जी अपने देश के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। शीर्ष नेताओं में शामिल क्या कहेंगे, शीर्ष नेता ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी तो नहीं दिख रहा है कि आसपास कोई भी उस पार्टी के पास पहुंच पा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि क्या नीतियां बनाएं जो जनहित के लिए हो। लोकतंत्र में जनहित के लिए कोई भी पार्टी अभी काम करती नहीं दिखाई पड़ रही है। पार्टियां अब अपना इंटरनेट वर्जन उतार रही हैं, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। वो यथार्थ में कोई पार्टी नहीं, ना ही कभी संभव है। वो विपक्षियों का एक इंटरनेट वर्जन है, जिसको कुछ फॉलोअर तो मिल सकते हैं, लेकिन जनता का साथ कभी नहीं मिल सकता है। ये भूल जाइए, ये भारत देश है, ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। यहाँ का युवा समझदार है, विचारणीय है, वो अपना भला बुरा और देश का भला बुरा बेहतर जानता है। अगर विपक्षियों को सत्ता में आना है या आगे अपना दल मजबूत करना है तो अपनी नीतियों को सुधारना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, जनता के हित में काम करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरनेट से सरकारें नहीं बनती हैं, इस गलतफहमी में विपक्ष न रहे। विपक्ष को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सड़क पर उतरिए, लोगों से मिलिए, जनता की नीतियों को जानिए और जनता के लिए काम कीजिए, तभी कुछ संभव है। नहीं तो आपके सारे सांसद, एक दो आपके जो शीर्ष नेता हैं वही छोड़ के पूरे सांसद विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे या भाजपा को समर्थन देंगे एक नई छोटी पार्टी को ज्वाइन करके। बहुत बहुत धन्यवाद।